आज मेरी जो PIL लगी थी, हमने उसमें मांग किया है ये 65 एजुकेशन बोर्ड को मर्ज करिए, भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू करिए। होगा कैसे उसका रास्ता बताता हूं। होना चाहिए क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उसका पेपर अलग अलग आता है, सबके लिए कॉमन होता है। जोर से बोलिए जरा। अरे भैया सबका कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा जेई का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा नीट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा क्लैट का पेपर कॉमन होता है। तुम किसी बोर्ड से पढ़ के आओ, तुम्हारा एनडीए का पेपर कॉमन होता है। जब सारे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर कॉमन होते हैं तो फिर किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? लेकिन इस देश के शिक्षा विभाग को शिक्षा माफिया चला रहे हैं। इस देश के शिक्षा विभाग को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पूछा जाए, जो पूछा जा रहा है वो पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस दिन 10वीं 12वीं में जो पढ़ाया जा रहा है वही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा तो लोग कोचिंग क्यों करेंगे? 5 लाख करोड़ का बिजनेस चल रहा है आज की डेट में। 5 लाख करोड़ का कोचिंग का बिजनेस, एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है। जो हमारे देश में राजा रंग के लिए मुफ्त थी और एक समान थी, आज की डेट में वो उसका इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। और ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए फीस देने वाले स्कूल में पढ़ाओ तो बच्चा आपका IIT में चला जाएगा। 10,000 नहीं 20,000 रुपए हर महीने फीस दे के पढ़ाओ, तब भी कोचिंग करेगा, तभी IIT में जा पाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समाज में हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रहा है। क्योंकि गांव में, मोहल्ले में एक जो गरीब है, जिसका बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन माता पिता गरीब हैं, वो कोचिंग नहीं करा पाते, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। उससे जो कमजोर बच्चा होता है, जो अमीर होता है, उसके माता पिता कोचिंग करा देते हैं कोटा में लाके, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। पूरे जिंदगी भर ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, नफरत का भाव वहीं से बढ़ता रहता है। सबसे पहले जरूरत है 1 नेशन 1 एजुकेशन की, एक देश एक शिक्षा संहिता की, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड की जरूरत है। सारे बच्चे हैं, इधर नर्सिंग वाले बैठे हैं, उधर BA BSc वाले, फिर लॉ वाले। मुझे बताओ, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पीछे वाले बच्चियां बताएं, हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? बॉटनी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? इंग्लिश का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? हिंदी का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? अरे जब सारे मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस एक हो सकता है और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश में एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश में एक है, तो सबका एक क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बोलो, लिखो, इसमें चिंतन करो। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बोलो नहीं आप गलत कह रहे हो, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात को अधिक से अधिक पहुंचाओ। कैसे पहुंचेगा? सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हो? अरे हाथ उठाओ, कितने लोग करते हो? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ तो करते होगे ना। फेसबुक कितने करते हो? फेसबुक अकाउंट खोलो, अपने नाम के 5,000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम राम है तो 5,000 राम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम श्याम है तो 5,000 श्याम को अपना फ्रेंड बनाओ। तुम्हारा नाम गणेश है, बलराम है, महेश है, अनिल है, विभा है, रेखा है, जो भी नाम है, अपने अपने नाम के 5,000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाओ। 5,000 लोगों को फ्रेंड बनाने का फायदा यह होगा कि राम कश्मीर में भी मिलेगा, राम कन्याकुमारी में भी मिलेगा, राम राजस्थान में मिलेगा, राम गुजरात में भी मिलेगा, राम बंगाल में भी मिलेगा। और जब
इस वीडियो को अपने फेसबुक पे डालोगे तो कोटा में बैठे बैठे इस वीडियो को डालोगे और भारत के 5,000 राम उसको देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। जो भी तुम्हारा नाम है, अपने नाम के लोग, हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया में बड़ी कंजूसी करते हैं, अपने दोस्तों यारों को अपना फ्रेंड बनाएंगे बस, जिनको जानते हैं, जिनसे फोन पे बातचीत होती है, जिनसे मिलना जुलना, उनको, अरे उनको क्यों बना रहे हो? तुम्हारी फोन पे बात है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे मिलने जुलने वाले, उनको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बना रहे भाई? उनसे तो व्यक्तिगत रूप से मिलो जुलो, उनसे बात करो। अरे वर्चुअल फ्रेंड उसको बनाना चाहिए जो बेचारा मिलता नहीं है। आप कल्पना करिए अगर हमारे देश के सारे युवा इसी तरीके से अपने अपने नाम के, तुम्हारा क्या नाम बेटा? अरे इसका आगे आगे, ये जो इसने सर ढका हुआ है, हाँ, आसिफा, अलसफा। तो भारत में ढूंढेगी तुझे 5,000 अलसफा मिलेंगी, मना उनको अपना फ्रेंड बना ले तो, ठीक है? आप सोचिए क्रांति आ जाएगी। एक एक व्यक्ति 5-5 हजार लोगों तक मैसेज पहुंचा रहा है। कोटा यूनिवर्सिटी की, भीमराव अंबेडकर शोध संस्थान की ये बात 1 हफ्ते के अंदर पूरे भारत में पहुंच जाएगी। नैरेटिव बिल्ड होगा कि नहीं? सांसद इस पे सोचेंगे कि नहीं? संसद में मुद्दा उठेगा कि नहीं? विधानसभा में उठेगा कि नहीं? यही ऐसे ही तो करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है, और जब सप्लायर अच्छा हो तो डिमांड करना भी चाहिए। आजकल सप्लायर अच्छा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। जब सप्लायर अच्छा है तो जितनी डिमांड करनी है कर लो, जितनी पूरी कराना है पूरा करा लो। कितनी मौका देख के हथौड़ा मारना चाहिए, ऐसा सुना है ना? लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो करो। यह संभव है, यह बहुत आवश्यक है। इससे सामाजिक समरसता हमारी मजबूत होगी, छुआछूत खत्म होगा, अगड़े पिछड़े का भेद खत्म होगा, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, अलगाववाद खत्म होगा। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने से हो जाएगा। और कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलो जरा। ये जो मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने में कोई लागत आएगी क्या? तो करना क्या है? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इक्वल। तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसका नाम है शिक्षा अधिकार कानून, इक्वल जोड़ते क्या हो जाएगा? समान शिक्षा अधिकार कानून। यही मेरी पीआईएल चल रही है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, माइनॉरिटीज को तो संविधान ने बोला हुआ है कि अपना स्कूल चला सकते हैं, तो हमने फिर दूसरी पीआईएल फाइल किया कि भाई माइनॉरिटी को डिफाइन कर दो, जो 1% से ज्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दो। फिर क्या होगा? सबका साथ सबका विकास, उससे आएगा। एक जैसी सोच डेवलप होगी। एक जैसी सोच तब होगी जब भारत के सभी बच्चों की किताब एक होगी, जब भारत के सभी बच्चे ऋषियों महर्षियों को पढ़ेंगे। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चिन्नप्पा केवल 3 नहीं है। हमारे देश में ऐसी 500 से ज्यादा वीरांगनाएं माताएं हैं जो उस जमाने में रानी रह चुकी हैं, युद्ध कर चुकी हैं। पढ़ाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं पढ़ाया। हमारे देश में उस समय महर्षि चरक थे, महर्षि सुश्रुत थे, महर्षि सारंगधर थे, महर्षि वाग्भट थे। एक से बढ़कर एक फिजिशियन, एक से बढ़कर एक सर्जन। पढ़ाया क्या? जोर से बोलो। ये नर्सिंग वालों को पढ़ाया क्या? इनको भी नहीं पढ़ाया। हमारे देश में वीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ऐसे 500 से ज्यादा महान महान राजा हुआ करते थे। उनको पढ़ाया क्या? नहीं। अगर उनको पढ़ाया होता तो बच्चे छोटी छोटी बात पे आत्महत्या नहीं कर लेते। हमारे देश में
अगर पढ़ाना शुरू करें तो भरत जैसे 500 भाइयों का आदर्श मिल जाएगा। पढ़ाया क्या? पढ़ाते तो भाई भाई लड़ना बंद कर देते। ध्रुव जैसे 500 से ज्यादा बच्चे मिल जाएंगे। श्रवण कुमार जैसे 500 से ज्यादा महान अपने माता पिता के भक्त मिल जाएंगे। पढ़ाया क्या? अगर पढ़ाते तो घर टूटना बंद हो जाता। ये हमारा जो वृद्धाश्रम बना है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो सरकार वृद्धाश्रम बनाती है। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, हमारे पास भंडार है। जब दुनिया में लोग नंगे धड़ंगे रहते थे तो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जहां कोई दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया के राजा अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी तक्षशिला, सेकंड प्रायोरिटी होती थी नालंदा। आज हमारे बच्चे जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने, कहां जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारा केवल स्कूल में चला जा रहा है बाहर। 2 लाख करोड़। हम हर साल 2 लाख करोड़ यहां की मोटी गाढ़ी कमाई विदेश भेज देते हैं बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीए कराने के लिए। इस पे चिंतन की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि अगर सबसे पहले आवश्यक है तो भारत में हमें अपनी वैदिक शिक्षा लानी चाहिए। अष्टांग योग पढ़ाया क्या? यम नियम पढ़ाया क्या? नहीं। हमारी शिक्षा व्यवस्था को जापान ने अपना लिया। मैं मारुति में था तो मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया। इनफैक्ट इंजीनियर से वकालत करने का कारण यही था, जब हमने जापान को देखा, जापान को समझा, जापान को महसूस किया। जितने जासूस भारत में पैदा होते हैं, कभी जापान में सुना आपने कोई जासूस? आखिर क्या कारण है कि जापान में कोई जासूस नहीं पैदा होता, जापान में कोई गद्दार नहीं पैदा होता, जापान में माओवाद नहीं है, जापान में नक्सलवाद नहीं है, जापान में पत्थरबाजी नहीं होती, जापान में कोई मजहबी उन्माद नहीं है, जापान में अवैध निर्माण नहीं है। जो समस्या भारत में, इसमें कोई समस्या वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का नेशनल कैरेक्टर बहुत ऊंचे लेवल का है। हाँ, और नेशनल कैरेक्टर डेवलप होता है, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप होता है। बच्चे पढ़ते क्या हैं? और राष्ट्रीय चरित्र बाद में डेवलप नहीं होता, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप होता है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से। जो प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी में जो कुछ इंटेक होता है वो परमानेंट चला जाता है। हम सब कुछ भूल सकते हैं, एबीसीडी नहीं भूल सकते, कखा गगा भूल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में हमने पढ़ा। इसलिए आशा करता हूं इस शोध पीठ में आगे से इस पे काम होगा। मेरा मानना है अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा बदल जाती, ठीक हो गई होती, तो आज संघ को कुटुंब प्रबोधन नहीं करना पड़ता, सामाजिक समरसता के लिए काम नहीं करना पड़ता। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती तो संघ को स्व और स्वदेशी का जागरण नहीं करना पड़ता। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती तो संघ को पर्यावरण संरक्षण के ऊपर पूरा एक विस्तृत काम नहीं करना पड़ता। अगर शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है तो इसको ठीक करना है, और मेरा मानना है इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया इसको प्राइमरी के सिलेबस में डाल दिया जाए। हमने अपने, बाकी तो छोड़ो, महर्षियों को नहीं पढ़ाया, एक फिलॉसफी पढ़ा दिया। हमारे पूर्वज, नर्सिंग वाले पढ़ते होंगे, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये हमारे पूर्वज कौन थे? ऐसा पढ़ा है ना? डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी ना? कभी दिमाग नहीं लगाया कि जब तक डार्विन था तब तक ये बंदर इंसान बन रहे थे, और डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों छोड़ दिया? अरे भाई, कोई कट ऑफ डेट थी क्या कि इस डेट तक के बंदर इंसान बनेंगे, इसके बाद बंदर इंसान बनना छोड़ देंगे? दिमाग ही नहीं लगाया, वो रट्टा लगवा दिया सीबीएसई बोर्ड ने, हमने पढ़ लिया, दिमाग लगाना छोड़ दिया। इसीलिए कह रहा हूं एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज इंसानी थे। न्यूटन ने कह दिया अच्छा ऊपर से सेब गिर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी है। ये बताओ ऊपर से गिरा तो सीधा ही क्यों गिरा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर क्यों नहीं गिरा? अरे
हजारों साल पहले महर्षि कणाद दे के गए, हमारे वेदों में लिखा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, पढ़ाया नहीं हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चे मानसिक रूप से गुलाम है, आध्यात्मिक रूप से गुलाम है। जब तक ये गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और आध्यात्मिक की सोच खत्म करने के लिए, गुलामी की सोच खत्म करने के लिए गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना। भारत माता की, भारत माता की।